नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। बात उस जगह की जहां देश के सबसे तेज तर्रार दिमाग ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन उस ट्रेनिंग सेंटर के बेहतरीन दिमागों को एक महिला पिछले 7 महीने से बेवकूफ बनाती रही और किसी को शक तक नहीं हुआ। यह मामला है मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी का, जहां IAS अफसरों को ट्रेनिंग दी जाती है। नाम रूबी चौधरी, पेशा SDM। नहीं, नाम रूबी चौधरी, पेशा लाइब्रेरियन। आप सोच रहे होंगे नाम वही, लेकिन पेशा अलग कैसे हो गया? तो आपको बता दें, मसूरी के ट्रेनिंग सेंटर में उस महिला की यही 2 पहचान थी। कभी किसी IAS अफसर से मिलती तो खुद को SDM बता देती, लेकिन किसी दूसरे से मिलती तो लाइब्रेरियन कह देती। लेकिन हकीकत में वो कौन थी, इस बात को कोई नहीं जान पाया। जब तक लोगों में उसकी असलियत समझने की उत्सुकता जागी, तब तक वो रफू चक्कर हो चुकी थी। वो तो जा चुकी है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में खलबली मची हुई है। जाहिर है उसने यहाँ की सुरक्षा में ही सेंध नहीं लगाई, बल्कि यहाँ के पूरे सिस्टम को नाकारा साबित कर दिया। मामला सुर्खियों में आया तो अकादमी के सुरक्षा प्रशासन अधिकारी कोतवाली में शिकायत करने पहुंच गए। एकेडमी में एक उन्होंने जो सुनकर सुरक्षा अधिकारी हैं सतवीर सिंह, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है उसके विरुद्ध, क्या कहते हैं लड़की है क्या नाम? हाँ, रूबी चौधरी के विरुद्ध कि ये यहाँ पर जो है जो सुरक्षा गार्ड के क्वार्टर में रहती थी और अपने को कभी लाइब्रेरी कर्मचारी और कभी जो है SDM बनाती थी। उसमें जो है मुकदमा लिख दिया गया है और जांच तफ्तीश हो रही है। बात आगे बढ़ी तो खुफिया एजेंसियां रूबी चौधरी का सुराग पाने में जुट गईं। देहरादून से IB और लोकल इंटेलिजेंस के कई अधिकारी जानकारी जुटाने में लगे हैं, लेकिन फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। वैसे सूत्रों से जो बातें सामने आ रही हैं, उससे पता चला है कि अकादमी प्रशासन अपने एक डिप्टी डायरेक्टर को बचाने की कोशिश में है। बताया जा रहा है कि इसी डिप्टी डायरेक्टर की शह पर वो महिला अकादमी में रह रही थी और इसी डिप्टी डायरेक्टर को बचाने के लिए अकादमी प्रशासन ने एक सुरक्षाकर्मी को आरोपी मानकर निलंबित भी कर दिया है। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो अकादमी इस मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मसूरी शहर के कोतवाल ने मामले की जानकारी मीडिया को दी तो उनका भी तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया। वहीं अकादमी के आसपास ITBP के जवानों ने सुरक्षा कवच मजबूत कर दिया है। फिलहाल पुलिस फरार रूबी की तलाश में जुटी है। रूबी के जो कागजात पुलिस के हाथ लगे हैं, उनसे ये जानकारियां सामने आई हैं। पहचान पत्र ATI नैनीताल के यहाँ से जारी हुआ, चरित्र प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और MA द्वितीय वर्ष की मार्कशीट। बताया जा रहा है कि इन्हीं कागजात की बिना पर रूबी को अकेडमी में प्रवेश मिला था। कहा यह भी जा रहा है कि रूबी चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कुतुबी गांव की रहने वाली है। बहरहाल पुलिस ने रूबी चौधरी के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब LBS अकेडमी की सुरक्षा को चुनौती दी गई हो। बीते साल भी अकेडमी की वेबसाइट को हैक करके आपत्तिजनक सामग्री अपलोड की गई थी, जिसे ठीक करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। सुनील सिलवाल, मसूरी, IBN 7। पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। वैसा ही कुछ रिश्ता कभी कभी अपराधियों और पुलिस के बीच भी हो जाता है। ताजा घटना है मुंबई की, जहां 2 पुलिसकर्मियों ने गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को लॉकअप की पथरीली जमीन पर सुलाने की बजाय डांस बार में ले जाकर जमकर मस्ती कराई। मुंबई के NM जोशी पुलिस स्टेशन में तैनात इन पुलिस वालों की करतूत अधिकारियों के सामने आई तो हड़कंप मच गया। मुंबई का NM जोशी पुलिस स्टेशन, वो जगह जहां बढ़ती रात के साथ सन्नाटा बढ़ता है, तो लॉकअप में बंद कैदियों के लिए भी एक एक लम्हा गुजारना कड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन अगर बात करें डांस बार की, तो यहां वो सब कुछ होता है जिसे ऐश कहते हैं। जाहिर है लॉकअप की पथरीली जमीन पर बैठे हुए कैदियों के लिए डांस बार के आलीशान सोफे किसी सपने से कम नहीं हो सकते। लेकिन खाकी वर्दी चाहे तो लॉकअप में बंद आरोपियों के ये सपने भी सच हो जाते हैं। खुद मुंबई पुलिस ने ही अपने एक ASI और एक कांस्टेबल पर आरोप लगाया है कि इन दोनों ने 2 आरोपियों को लॉकअप से निकालकर डांस बार में ऐश कराई, जहां उन्होंने खुद भी जमकर मस्ती की और नोट उड़ाए। NM जोशी पुलिस स्टेशन में 2 एक्यूज IT एक्ट के ऑफेंस में
लॉकअप में बंद थे। उस ऑफेंस की जो आईओ थी, लेडी ऑफिसर, उसकी कुछ भी परमिशन नहीं लेते हुए उसी पुलिस स्टेशन के 2 पुलिसकर्मियों ने उन एक्यूज को बाहर निकाला। वहाँ से उनको कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया। इस बारे में उनके ऊपर डिसिप्लिन एक्शन लेनी थी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब ने उन 2 लोगों को सस्पेंड किया है और डिपार्टमेंटल एक्शन लेने के बाद में आगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जब पुलिस वाले आरोपियों को लॉकअप से निकाल कर ले जा रहे थे तो वहां मौजूद दूसरे साथियों ने कारण भी पूछा। इस पर उन्होंने बहाना बनाया कि जांच के लिए ले जा रहे हैं। आपको बता दें, नियमों के मुताबिक सिर्फ जांच अधिकारी ही जांच के लिए आरोपियों को लॉकर के बाहर ले जा सकता है, लेकिन एएसआई धनंजय मोरे और पुलिस कांस्टेबल किरण बोटे ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया और अपराधियों को बार में ले जाकर रात भर मस्ती कराई। आपको बता दें, मुंबई पुलिस 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार करके लाई थी। ये दोनों बीमा कंपनी में काम करते थे और कंपनी ने इन पर फर्जी क्लेम करने का आरोप लगाया था। दोनों आरोपियों के नाम कपिल प्रसाद और सोनू शर्मा है। बहरहाल लॉकअप में ऐश का ये मामला खुला तो अधिकारियों ने फौरन ही जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद दोनों पुलिस कर्मियों को अनुशासनहीनता और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का दोषी माना गया और सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई के एनएम जोशी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने जो हरकत की है उससे पूरी मुंबई पुलिस फोर्स शर्मसार है। ऐसी कोई हरकत कोई पुलिस वाला दोबारा ना करे, इसलिए पुलिस के आला अधिकारियों ने दोनों पुलिसकर्मी को तुरंत निलंबित कर दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार आरोपी पुलिस वालों ने लॉकअप में बंद आरोपी को डांस बार क्यों ले गए। मुंबई से कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। और बेंगलुरु के एक नामी स्कूल के ऑफिस असिस्टेंट ने इसी स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियों को गोली मार दी। शक जताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना में एक छात्रा की मौत हो गई जबकि दूसरी अस्पताल में भर्ती है। बेंगलुरु एक बार फिर शर्मसार है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि एक बार फिर एक स्कूल से आई खबर से हर कोई सकते में है। कदुगुड़ी इलाके के प्रगति स्कूल में एक ऑफिस असिस्टेंट की सनक ने एक छात्रा की जान ले ली और दूसरी छात्रा अस्पताल में भर्ती है। आरोप है कि मंगलवार रात स्कूल के ऑफिस असिस्टेंट ने दोनों लड़कियों पर गोली चला दी। घायल छात्रा के मुताबिक रात 11 बजे के करीब ऑफिस असिस्टेंट महेश तीसरी मंजिल पर पहुंचा और दरवाजा खोलते ही उसने गोलीबारी शुरू कर दी। गोली लगते ही 17 साल की छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। Yesterday in Kadugodi police station limits, in one residential school which was having some hostel facilities, co-ed hostel facilities, in the ladies' hostel, one school attender has gone and has shot actually basically on 2 girls. One girl has succumbed to the injuries late night and has died, and one girl is out of danger. The man is responding. We are already formed 3 teams regarding it. We are trying to search for it. बताया जा रहा है कि हादसे में मरने वाली छात्रा और महेश दोनों कर्नाटक के टुमकुरू के रहने वाले थे। महेश पिछले 2 साल से इसी स्कूल में काम कर रहा था। पुलिस को शक है कि शादी का ऑफर ठुकराने पर महेश ने गुस्से में फायरिंग कर दी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी ऑफिस असिस्टेंट को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। Nowadays, it's a common affair in private schools. It's happening everywhere. Okay, there is no security for students in private schools, especially. So generally it's going on just like that. The government very recently gave directions through police and everything that they'll have to provide proper security to the students and all those things. But still, it's not happening. Many schools, they are not following the directions of the government, even police also. So this is one of the example. हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि महेश गर्ल्स कॉलेज की 3री मंजिल पर अचानक क्यों गया, उसके पास हथियार कहां से आए और अचानक ऐसा क्यों हुआ कि उसने गोली चला दी। चूंकि महेश सुरक्षा गार्ड नहीं था, तो ऐसे में उसका मौका वारदात पर हथियार लेकर जाना ये साबित करता है कि वह हत्या के इरादे से वहां गया था। सवाल ये भी उठता है कि क्या वहां सुरक्षा गार्ड नहीं था? अगर होता तो महेश के लिए वारदात को अंजाम देने के बाद भाग खड़ा होना आसान नहीं होता।
ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और क्राइम न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। – 2002 के हिट एंड रन मामले में मुंबई की सेशंस कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सलमान जब सुनवाई पर कोर्ट में नहीं पहुंचे तो कोर्ट ने उन्हें सख्त फटकार लगाते हुए अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया। आपको बता दें कि हिट एंड रन का यह मामला अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। सलमान खान हाजिर हों, अगली तारीख पर कोर्ट में पेश हों। यह आदेश है मुंबई के सेशंस कोर्ट का, जहां 2002 के हिट एंड रन मामले की सुनवाई चल रही है। बुधवार को सुनवाई की तारीख पर सलमान नहीं पहुंचे। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई और कहा कि अगली सुनवाई पर वो जरूर मौजूद रहें। 2002 के हिट एंड रन मामले को 13 साल गुजर चुके हैं। तमाम गवाहों की पूछताछ के बाद अब ये मामला आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 28 गवाहों की गवाही के बाद अब दोनों पक्ष इस मामले में आखिरी बहस कर रहे हैं। लेकिन आखिरी बहस के दौरान मामले के मुख्य आरोपी सलमान खान के मौजूद नहीं रहने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने सलमान खान के वकील से उनके नहीं आने की वजह भी पूछी। कोर्ट ने सख्त लहजे में आदेश दिया कि सलमान खान को आखिरी बहस की सभी तारीखों पर पेश होना है। आज आखिरी बहस शुरू हो गई और न्यायालय में ऐसे वक्त आरोपी का हाजिर रहना उचित है, क्योंकि जो उनके विरोध में कहा जाता है वो उन्होंने सुनना जरूरी है और जो ट्रायल का ये एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे आरोपी ने भी सुनना चाहिए। 26 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सलमान खान को कटघरे में खड़ा करके उनसे सवाल जवाब किए थे। जज ने 3 घंटे लंबी जिरह के दौरान उनसे 400 से ज्यादा सवाल किए। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है। सूत्रों का कहना है कि 16 अप्रैल तक इस मामले में फैसला आ सकता है। इस पूरे मामले में सभी गवाहों की गवाही होने के बाद आखिरी जिरह के पहले ही दिन सलमान खान को कोर्ट से जोरदार फटकार लगी। सरकारी वकील की मांग है कि जिरह के समय सलमान खान को कोर्ट में पेश होना अनिवार्य है, जिसे कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया है। यानी कि साफ है कि जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाता सलमान खान को हर एक तारीख में कोर्ट में पेश होना ही होगा। मुंबई से कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को 26 मार्च को 419 सवालों के जवाब देने पड़े। वो कटघरे में पहले 2 घंटे फिर 1 घंटे यानी पूरे 3 घंटे तक उन्हें खड़ा रहना पड़ा। जज उनसे सवाल करते रहे और सलमान जवाब देते रहे। इस सवाल जवाब में सलमान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार दिया और इस मामले को झूठा करार दिया। 2002 के हिट एंड रन केस में पहली बार बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। 26 मार्च को सुनवाई के दौरान सलमान खान ने सबसे पहले अदालत पहुंचकर कटघरे में जाकर जज को नमस्कार किया। आपने अपने बॉडीगार्ड से कार ली थी, क्या ये सही है? गलत है। 28 सितंबर 2002 को आपका बॉडीगार्ड रविंद्र आपके साथ था। यस। आपके पास टोयोटा कार थी? यस। बॉडीगार्ड ने आपको कहा था कि गाड़ी धीरे चलाओ। गलत है। हादसे के वक्त लोग जमा हुए थे। यस। बॉडीगार्ड और आप कार से उतरे? मैं अपनी तरफ से खिसक कर ड्राइवर की सीट की तरफ से उतरा। बॉडीगार्ड ने उतरकर देखा कि एक आदमी कार के नीचे दबा है। मुझे नहीं पता। बॉडीगार्ड ने कहा कि दिन में कोई अशोक सिंह कार चलाता है और रात में आप। गलत है। इसके बाद जज ने सलमान के नशे में होने के आरोपों पर सवाल पूछे। रेन बार में आपको वोदका, ड्रिंक और चिकन परोसा गया था। गलत। आप रेन बार में अक्सर जाते रहते हैं। गलत। कुछ लोग रात आपके घर चिल्लाते हुए पहुंचे कि सलमान ने कार से कुछ लोगों को उड़ा दिया है। I don't have any idea. हादसे के वक्त लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। आपने आवाजें सुनी? यस। आपने फ्रांसिस को कहा कि मुझे बचाओ। मैंने कहा था लोगों को बचाओ। रेन बार के वेटर का कहना है कि आप सफेद रंग के गिलास में पी रहे थे। मैं पानी पी रहा था। जज के कुछ सवालों में सलमान खान फंसते नजर आए। कुछ सवालों के जवाब देने में समय लिया, थोड़ा सोच कर जवाब दिया। उन्होंने आज जो न्यायालय में बताया है कि उनका ड्राइवर उनके साथ थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। सर ड्राइवर का नाम? सॉरी,
शराब पी रखी थी। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ शराब वगैरह नहीं पी थी। अभी जो न्यायालय है वो दोनों बाजू है, उनको पूरी तरह सुन के उचित निर्णय है वो करेगा। इसके बाद 30 मार्च को हुई सुनवाई में एक नया मोड़ आया। सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह ने कोर्ट में बयान दिया कि 28 सितंबर 2002 को सलमान खान गाड़ी नहीं चला रहे थे, बल्कि वो खुद चला रहे थे। अशोक सिंह ने कहा, हादसे की रात मैं घर पर था, तभी दूसरे ड्राइवर अल्ताफ का फोन आया कि उसकी तबीयत खराब है। फिर मैंने अपने घर से ऑटो लिया और जुहू के होटल पहुंचा, जहां पर सलमान खान, उनका बॉडीगार्ड और कमाल खान कार में थे। मेरे आते ही सलमान दूसरी सीट पर चले गए। उसके बाद मैं कार चला रहा था। हादसे के बाद मैं वहां पर 15 मिनट तक रुका और बाद में बांद्रा पुलिस स्टेशन चला गया। कार के नीचे कितने लोग थे मैं नहीं देख पाया। इस बयान के जरिए अशोक ने हादसे की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। हादसे की जिम्मेदारी लेने पर सरकारी वकील ने अशोक सिंह से पूछा, अचानक 13 सालों के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो पूरा मामला अपने ऊपर ले रहा है? इस पर अशोक सिंह ने जवाब दिया, 13 सालों से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मुझे सलीम साहब ने बोला कि जो भी सच्चाई है वो कोर्ट जाकर बताओ। अशोक सिंह के इस बयान के बावजूद सरकारी वकील को भरोसा है कि इससे उनके केस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने उनकी तरफ से आज अपना गवाह पेश किया है, तो उस गवाह का कहना है कि जब वाकया हो गया उस वक्त वो गाड़ी चला रहे थे और आरोपी नहीं। इस मामले में 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 17 चश्मदीद गवाह हैं। अब सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष इस मामले में आखिरी बहस शुरू करेंगे। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। और महाराष्ट्र के नागपुर में गैंग वॉर। नागपुर के आइनॉक्स सिनेमा हॉल में दिन दहाड़े दो गैंग आपस में भिड़ गए। इस गैंग वॉर में 10 राउंड गोलियां भी चलाई गई। हालांकि गैंग वॉर में किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन दिन दहाड़े हुए इस गैंग वॉर के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक गैंग वॉर की वजह पुरानी रंजिश थी। नागपुर की सड़कों पर खूनी गैंगवार, बीच चौराहे पर चली गोलियां। गैंगवार के बाद पूरे इलाके में सनसनी। ये मंजर नागपुर के पाटणकर चौक का है, जहां पुलिस उस वारदात की सच्चाई जानने में जुटी है जिसने आज नागपुर को हिलाकर रख दिया। ये गैंगवार गोल्डी उर्फ हरदीप सिंह भुल्लर और लिटिल सरदार उर्फ शैलेंद्र सिंह लोहिया गैंग के बीच हुआ। इस गैंगवार की शुरुआत का कारण एक मामूली सा विवाद बना। गोल्डी और उसके साथी जसवंत आइनॉक्स पर मूवी देखने गए थे। वहां लिटिल मास्टर और उसके साथी पहले से ही मौजूद थे। दोनों गैंग के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद लिटिल मास्टर के गैंग ने गोल्डी के गैंग को घेर लिया। गोल्डी के साथी आइनॉक्स की पार्किंग से निकल पाते, इससे पहले ही उनकी कारों पर लिटिल और उसकी गैंग ने हमला कर दिया। कार के शीशे तोड़ दिए। किसी तरह से गोल्डी और उसके साथी अपनी जान बचाकर पाटणकर चौक में पहुंचे, लेकिन वहां भी लिटिल मास्टर फिल्मी स्टाइल में पहुंचा और उसके गैंग ने गोल्डी गैंग पर दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोल्डी और उसके साथी बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब हुए। आइनॉक्स थिएटर में दो गुटों का कोई झगड़ा हुआ। कोई जोगराज सिंह और हरदीप सिंह भुल्लर, ये कोई 4 लोग थे, वहाँ सिनेमा देखने के लिए गए थे। उनका किसी व्यक्ति से थोड़ी धक्का बुक्की होगी और कहा सुनी आपस में जो गाली गलौच हुआ। उसके बाद कोई इस व्यक्ति ने अपने कोई परिचित लोगों को वहाँ बुलाया और परिचित लोगों को बुलाने के चक्कर में वहाँ पे ये उनकी और मारपीट हुई और उसमें लिटिल सरदार नाम का कोई आदमी है, वो अपने गुंडों को साथ में लेकर आया। उसने इनकी गाड़ी पे हल्ला उल्ला करा और उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल गए। फिर ये लोग पाटणकर चौक है, पाटणकर चौक पे इन लोगों ने फायर करा। गोलीबारी होने की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लिटिल सरदार और गोल्डी के परिवार के बीच करीब 10 सालों से दुश्मनी चली आ रही है। गोल्डी के भाई मोन्टू की भी लिटिल सरदार ने ही हत्या करवाई थी। हत्या के आरोप में लिटिल सरदार को गिरफ्तार भी किया गया था। गोल्डी और उसके साथियों ने पुलिस को बताया कि लिटिल सरदार ने उन पर अपना दबदबा कायम करने के लिए ये जानलेवा हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और क्राइम न्यूज में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।